हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पटवारी वाला जो पार्ट था वो हमने पूरा ख़त्म कर लिया था। उसमें मैंने आपको प्री के 2 पार्ट मैंने आपको करवाए थे और मेंस के 2 पार्ट की मैंने आपको वीडियोस बनवाई थी। तो पटवारी वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो मैथ वाले जो क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो वाला पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर कवर करना है। तो काफ़ी जो है ना उसके मैथ के आसान क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो बच्चे सोचते हैं भी हाई कोर्ट बारे में सिर्फ आपका इंग्लिश का और जीके वाला पार्ट ही आता है, मैथ वाला पार्ट आ गया बहुत मुश्किल हो गया होगा, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो जो मैथ का जो पार्ट है वो बहुत ही सेक्शन ईजी आया हुआ था। मतलब अगर 20 क्वेश्चन थे तो 20 में से 20 ही बच्चों ने बना लेने हैं। किसी ने भी अगर एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे। तो हाई कोर्ट वाले पेपर के अंदर अगर मैथ का जो लेवल आया था वो बहुत आसान था। हम ये कह सकते हैं कि इस बार कंपैरेटिवली इतना जो इसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये 2016 के अराउंड शायद ये पेपर हुआ था। तो उस टाइम पर जो पेपर था वो काफ़ी आसान लेवल का आया हुआ था। अब जो पेपर होगा थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट लेवल का आ सकता है, हल्का सा, इससे मतलब कि ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट के अगर कोई बच्चा कोचिंग करना चाहता है, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्लर्क के जो है ना हम स्पेशल बैचेस हम रन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सभी एकेडमीज़ के अंदर हाई कोर्ट के स्पेशल बैचेस रन हो रहे हैं। 3 मंथ्स की कोचिंग आपकी रहेगी, पूरा बेसिक से हम आपको स्टार्ट करके कंप्लीट पढ़ाएंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आप लोग ज़्यादा ऑलरेडी जानते ही हो, ब्राइट को 22 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, कोई बच्चे अगर दूर से आते हैं तो पीजी फैसिलिटी है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए भी। प्रिंटेड नोट्स आपको सारे मिलेंगे, लाइब्रेरीज फैसिलिटी है, वहीं अगर आप बैठ के पढ़ना चाहते हो वहाँ बैठ के भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही में आपको फ्री वीडियो कोर्स भी मिलेगा, ऑनलाइन आपको वीडियो कोर्स जो है ना वो आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो जब एग्ज़ाम हुआ था तो फर्स्ट रैंक हमारा आया था। ठीक है, हाई कोर्ट का टॉपर हमारे यहाँ से था। ठीक है, और आप ऑलरेडी वैसे जानते ही हो कि मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी पंजाब का एग्ज़ाम, कोई हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ एग्ज़ाम आता है तो ब्राइट एकेडमी के टॉपर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 13 मार्च से। तो अगर आप चंडीगढ़ एकेडमी के नियर बाय हो तो आप चंडीगढ़ एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मोहाली एकेडमी के नियर बाय हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे जो अदर ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी, जिसकी डिटेल मैं लास्ट में शेयर कर दूँगा। तो किसी के भी जो नियर बाय ब्रांच है तो वहाँ पर आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो हम अब डिस्कस करते हैं भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हमारे आए थे तो उसमें हमसे क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, हर क्वेश्चन के ऊपर मुश्किल से 1-1 मिनट लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन, मतलब अगर सॉल्व करोगे तो 10-15 सेकंड का है, लेकिन अगर मुझे आपको समझाना है तो मतलब कि 1-1.5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन ईजिली समझाए जा सकते हैं, सॉल्व भी किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस से आया हुआ था। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, ट्रेन की डबल लेंथ का था प्लेटफॉर्म और टाइम कितना लग रहा था क्रॉस करने में, 36 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी कोई लेंथ होती है तो ट्रेन की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। तो 200 मीटर की तो आपकी ट्रेन हो गई, डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ, इस लेंथ का डबल, तो 200 का डबल कितना हो गया, 400। और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, टाइम कितना लग रहा है अभी 36 सेकेंड। ठीक है, तो 200 + 400 कितना हो गया, 600, तो 600/36 आ गया। ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, देखो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, हमें आंसर चाहिए भाई किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, ये मैं लिख भी देता हूँ, जिन बच्चों को अगर नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 18/5 कर दिया,
18 टू ज़ा 36 और 5 टू ज़ा 10 से अगर आप काटोगे एक ज़ीरो कट जाएगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, इस चीज़ में बच्चों को कई बार डाउट आ जाता है। ठीक है, कि आंसर हमारा जो है ना वो नन ऑफ दिस आ जाए ना, फिर बच्चा घबरा जाता है कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी। आपने बस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। अगर आपको लगता है आपका कंसेप्ट सही है तो आप सॉल्व करके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चाहे नन ऑफ दिस आ रहा हो चाहे कोई भी ऑप्शन आ रहा हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला ट्रेन से क्वेश्चन था, ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर्स देखो उन्होंने कोशिश की कि ऑलमोस्ट सारे कवर करने की, तो चैप्टर्स तो आपको सारे ही आने चाहिए। हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के चले जाओ और उसका आसान सा क्वेश्चन आ जाए और वो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। हमें यहाँ पे बताया गया कि ए कैन डू अ वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम को 9 डेज में कर सकता है। इफ बी इज़ 50% एफिशिएंट टू ए, बी इज़ 50% एफिशिएंट टू ए, मतलब बी जो है ना उसे आधा एफिशिएंट है। ठीक है, हमसे पूछा गया देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट दैट वर्क, तो बी कितने टाइम में काम करेगा। तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उससे अगर आधा एफिशिएंट है तो काम करने में डबल टाइम लगाएगा, तो 9 का डबल कितना लगाएगा, 18 दिन। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थोड़ा है। आपने ये देखा भी ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी जो है वो उससे आधा एफिशिएंट है, तो बी अगर उससे आधा एफिशिएंट है तो काम करने में तो डबल टाइम लगाएगा ना, तो कितने डेज लगा देगा, 18 डेज। सॉल्व करने तो हम सॉल्व कर लेते हैं भी, कैसे सॉल्व किया जाता है। हम एफिशिएंसी की रेशियो बनाएंगे पहले ए और बी की। बी इज़ 50% एफिशिएंट टू ए। ठीक है, ए से 50%, मतलब अगर ये 2 करता है तो वो कितना काम करता है, 1 करता है। ठीक है, बी इज़ 50% एफिशिएंट टू ए, मतलब अगर ये 2 काम करता है तो वो कितना करता है, 1 करता है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम टोटल वर्क बना लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास देखो हमें बता रखा है भी ए किसी काम को 9 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 2 × 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हमारे पास हो गया भाई टोटल वर्क। 18 टोटल वर्क हमें करवाना किससे है, किसे करवाना भाई, बी से करवाना है, तो 18 डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 18 डेज। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों ने भी एक बार पहले कोशिश करनी होती है कि आपसे भी मतलब कि क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने भी ट्राई करना होता है हमेशा बनाने के लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अब। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 men फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। फिर से टाइम एंड वर्कर वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि 10 men फिनिश करते हैं एक पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 10 men किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। हाउ मैनी men विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क इन 1 डे। अगर वही काम एक दिन में करवाना तो कितने मैन चाहिए होंगे। ठीक है, देखो 10 men किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, यही काम वो कह रहा है कि यही काम जो है ना मुझे करवाना है। हाउ मैनी men विल बी रिक्वायर्ड, कितने मैन मुझे चाहिए होंगे अगर यही काम मुझे कितने दिन में करवाना है, एक दिन में। तो बस 10 × 10 कितना आ गया, 100। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मैन किसी काम को 10 डेज में करते हैं। ठीक है, वही काम मुझे क्या करवाना है, मैन से करवाना है, लेकिन एक ही दिन में करवाना है, तो कितने मैन चाहिए होंगे, 100। ठीक है, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये पता है 10 मैन अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब वही काम अगर मुझे एक दिन में करवाना है, अगर वही काम मुझे एक दिन में करवाना है तो मैन पावर क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होता है। तो 10 × 10 कितना आएगा, 100 ही आ जाएगा डायरेक्टली वहाँ से भी। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन मैंने यहाँ पे सिखाया भी, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि अगर 10 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वही काम अगर मुझे एक ही दिन में करवाना है तो कितने मैन चाहिए होंगे, तो कितने मैन हमें चाहिए होंगे, 100 मैन चाहिए होंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया डबल इटसेल्फ न्यूमेरिकली एवरी 24 आवर्स। ठीक है, कोरोना वाले टाइम की बात हो रही है कि जैसे मतलब कि वहाँ पे फटाफट कोरोना जैसे डबल होता जा रहे थे ना केसेस वगैरह, वैसे ही बता रखा है। बैक्टीरिया डबल्स इटसेल्फ न्यूमेरिकली एवरी 24 आवर। न्यूमेरिकली मतलब कि वैल्यूज़ में, जैसे 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। ठीक है, तो हर 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब एक दिन में, हर एक दिन में डबल हो जा रहा है। एट द एंड ऑफ 30 डेज इट वाज 84 लाख। ठीक है, आपको बता रखा है 30 डेज, 30th डे के एंड पे वो कितना था, 84 लाख थे। ठीक है, 30th डे के एंड पे कितने थे, 84 लाख थे।
ऑन विच डे इट वॉज 21 लाख, ठीक है, कौन से डे पे वो 21 लाख थे, ठीक है। तो देखो भी आप पीछे से स्टार्ट करो, आपको पता है भी हर दिन जो है ना वो डबल होता जा रहा है, ठीक है, हर दिन डबल होता जा रहा है। तो 30 डे पे 84 थे, तो 29th डे पर इसका मतलब कितने होंगे, 42 होंगे। जब 42 का डबल करोगे तभी तो 84 आया होगा ना। तो 29 डे पे कितने थे, 42 थे, ठीक है। तो इसका मतलब 28 डे पर कितने होंगे, 21 होंगे। इसका हाफ ही तो चलता जाएगा। और मुझे ये बताना था भाई 21 लाख कौन से डे पे होने हैं, तो हमारा आंसर आ गया 28, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाला नंबर सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले दिन इतना था, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवां, छठा, सातवां। आपको 1 से नहीं जाना, आपको 30th नंबर बता तो रखा है। 30th डे पे कितने हैं, 84। आपको साथ में बताया कि बैक्टीरिया डबल इटसेल्फ न्यूमेरिकली वो डबल होता जाता है हर एक दिन में 24 घंटे के अंदर। तो अगर ये 84 है तो इससे एक दिन पहले इसका आधा होगा, तो कितना हो गया 42। उससे एक दिन पहले इसका आधा होगा, कितना हो गया 21। तो मुझे ये बताना था भाई 21 लाख जो हुए वो कौन से डे पर थे। तो 21 लाख हमारे कौन से डे पर हैं, 28th डे पर। हाँ जी, समझ आ गया सभी को, क्लियर है, आसान आसान बातें चल रही है बिल्कुल, ठीक है। अब एजी चैप्टर से आ गया, ठीक है। कोशिश उन्होंने यही करी कि चैप्टर सारे कवर हो जाए, ठीक है। इफ़ राम वाज 1/3 एज ओल्ड एज श्याम, ठीक है, राम वाज 1/3 एज ओल्ड एज श्याम 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। देखो 5 ईयर्स एगो राम जो था वो 1/3 था किसका, श्याम का, ठीक है। तो हमने लिख दिया भी रेशियो आगे 1:3। राम इज 17 ईयर्स ओल्ड नाउ, ठीक है, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। राम जो है ना आज जो है वो 17 साल का है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज श्याम, तो मुझे श्याम की प्रेजेंट एज मुझे निकालनी है। देखो राम अगर आज 17 ईयर्स का है तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो है ना, तो 5 साल पहले कितने का होगा, 12 का। सिंपल सी बात, प्रेजेंट एज में आज कितने का है, 17 का है। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो 5 साल पहले कितने का, वो 12 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 36। समझ रहे हो इस बात को कि राम जो है प्रेजेंट एज में 17 है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, 12 का होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो 3 रेशियो कितना हो गया, 36। लेकिन 36 आंसर मत मार्क कर देना, यहीं गलती कर देते हैं बच्चे। 36 देखा और 36 को मार्क कर दिया, ठीक है। आपसे प्रेजेंट एज पूछी गई है, हाउ ओल्ड इज श्याम। अब बच्चे कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हाउ ओल्ड इज श्याम, तो कौन से वाला पूछा है। देखो जब तक अगर आपको हैंस बिफोर एगो वर्ड मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हमेशा सिर्फ प्रेजेंट एज की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर श्याम 36 का है तो 5 साल आगे आएगा तो श्याम कितने का हो जाएगा, 41 का। तो आंसर जो आपका बनेगा ना वो कितना बनेगा, 41 बनेगा। समझे इस बात को। अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड मेंशन नहीं है हैंस एगो बिफोर आफ्टर वाला, तो उस लाइन के अंदर जो बात होगी वो हमेशा प्रेजेंट एज की बात होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हमने बतानी थी भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 41। क्लियर, आसान क्वेश्चन। चलें आगे। इसमें क्वेश्चन सारे ही ईजी हैं, इससे भी आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। ये देखो अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन डाला, लेकिन पार्टनरशिप में भी इतना, पार्टनरशिप एंड रेशियो मिक्स मतलब कर लो, तो इतना आसान सा क्वेश्चन डाल दिया, बिल्कुल ही आसान। अमाउंट ऑफ रुपीज़ 324 को डिवाइड करना है 3 फ्रेंड्स में, राम, श्याम और मोहन में, इन द रेशियो 5, 6 और 7। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ श्याम निकालना है बस। अब ये तो सबसे पहले जब अगर आपने कभी रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले यही सीखा जाता है। राम, श्याम और मोहन की जो रेशियो है वो 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। टोटल आपके पास 324 है, उसमें से श्याम का हिस्सा निकालना है। तो आप ऐसे कह सकते हो 5, 6, 11 और 7 18। 18 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भी, 324। तो 1 रेशियो आप लोग जानते हो भी 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 1 रेशियो कितना आ गया, 18। और शाम का शेयर निकालना था तो 6 रेशियो मुझे निकालनी है। तो 6 रेशियो हम फाइंड कर लेंगे, 18 6 कितना होता है, 108, ठीक है जी। सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, 324 में से हमें जिसका शेयर निकालना होता है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में। कुछ बच्चों को ऐसे लिखने की आदत होती है, वो उनको भी बताता हूँ। 324 में से हमें शाम का शेयर निकालना है तो इंटू 6/18। तो बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। आप यहाँ से कर लोगे 18 6 कितना होता है, 108, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, राम, श्याम और मोहन 5, 6, 7 की रेशो। इस रेशो में हमने क्या करना था, पैसा डिवाइड करना था। तो जिसका भी शेयर आपसे पूछा गया होता था आप निकाल सकते थे, ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हाई कोर्ट में ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आसान आए हुए थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन जो लेवल जो होगा इससे थोड़ा सा अच्छा आ जाए, ठीक है। तो तैयारी कर लेना, बिल्कुल ये मैं सोचने मत ना कि बिल्कुल ही ऐसे आ जाएंगे, हो सकता है कि इस बार थोड़े से लेवल को वो थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, और बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कम है। चलिए अब देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब आ रखे हैं, मतलब कि इनको पेन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इनको ओरली ही बना सकते हो, ठीक है। अतुल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज़ 4700, आपने एक स्कूटर खरीदा 4700 का, एंड स्पेंड रुपीज़ 800 ऑन इट्स रिपेयर, आपने 800 रुपये उसके रिपेयर पे लगाए। 4700 का आपने खरीदा ही था, 800 आपने रिपेयर पे लगा दिया, 5500 हो गया, ठीक है, 5500, और बेच दिया 5800 का। तो 5500 का खरीदा मतलब टोटल, और 5800 का बेच दिया, तो 300 रुपये प्रॉफिट। क्या करना है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमने, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन ये तो 4th 5th क्लास में भी आजकल बच्चों को सिखाए जाते हैं, ठीक है। 4700 का आपने एक स्कूटर ख़रीदा, 800 रुपये आपने उसकी रिपेयर पर लगाए, तो रिपेयर पर लगाने के बाद वो 5500 का हो गया आपके लिए, तो है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं। 4700 का आपने ख़रीदा था, 800 रुपये रिपेयर पे लगाए, वो भी तो आपकी जेब से ही गए, तो 5500 रुपये का आपको पड़ा है वो। फिर उसके बाद आपने जो बेचा, कितने का बेचा, 5800 रुपये का आपको बेच दिया आपने, तो आपको 300 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो 300 रुपीज़ हमारा इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन चैप्टर कवर तो कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर के जो शायद जो पहले 4 या 5 क्वेश्चन होते होंगे ना, जो चैप्टर में सबसे पहले 4 या 5 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसी में से ही उठा रखे हैं बस क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर किसी भी टीचर ने कोई चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो उसमें जो पहले 5 क्वेश्चन आते हैं ना, उन पहले 5 में से उठा रखे हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब एग्जामिनर जो था बच्चों के ऊपर मेहरबान था कि मतलब मैथ उनको लगे ही ना कि मैथ आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ईजी थे। लेकिन मैंने बताया ना, लेवल थोड़ा बढ़ सकता है इस बारे। विकास परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1850, 1850 का उसने खरीदा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू सो दैट 30% प्रॉफिट इज अर्न, कितने पर वो बेचे कि इसको 30% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है। आपको प्रॉफिट बता रखा है 30% है, 1850 का हम 30% निकाल लेते हैं, 1850 का हमने 30% निकाल लिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया 555, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे 555, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 2405 रुपये, हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सिंपल। कॉस्ट प्राइस आपके पास 1850 था, 30% हम प्रॉफिट कमा रहे थे, हमने 30% प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आ गया, 555 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस, तो कितना होगा, 2405, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हैं, 30% आपको 3/10 करके लिखना है कि 10 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह कंसेप्ट वगैरह लगाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस सही हो गया भाई। व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,700, जब 18,700 का बेचते हैं, द ओनर लूजेज 15%, तो उसको 15% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब सेल हमने कितने पे किया भाई, 85% पे, ठीक है। इनिशियली जब हमने प्लॉट को सेल किया 18,700 में, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 15% का, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करते हैं तो भी सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, 100% में से 15% निकाल दो तो सेलिंग प्राइस मतलब कितना हो गया, 85%। तो मतलब पहले जो आपने सेल किया वो कितने का सेल किया, 85% पे आपने इसको सेल किया, ठीक है। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%, अब वो कितने का बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। पहले आपने 85% का बेचा तो 85% की वैल्यू 18700, और आपको जो है ना 115% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है ना, तो 100 में 15 का गेन, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 115%। तो 85% की वैल्यू 18,700 है, और 115% की वैल्यू मुझे निकालनी है 18700 अपॉन 85 इंटू 115, ठीक है। 17 5 17 1 1
00, 5 से काट दो 23, 23 00, 23 बनता 23 और 25, 25,300। ठीक है, यहाँ कोई हम ज़्यादा रेशियो वाला कंसेप्ट वगैरह कुछ अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है, चाहे आप रेशियो लगा लो चाहे आप सिंपली सॉल्व कर लो, आपका आसान ही रहना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनता। रेशियो कंसेप्ट वगैरह जो चीज़ें हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर मतलब हमें लगता है भी क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट जाएगा, तो रेशियो को यूज़ करके कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी रहने वाली है बस। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हमारे, बस जिसको नहीं पता, जो नए बच्चे ने, ये समझ लो ये तो नए बच्चों के लिए क्लास है ये। ठीक है, जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास नहीं है ये, तो सिर्फ नए बच्चे जो होंगे ना, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनके लिए क्लास है। तो बिगनर्स फॉर। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस है 100% में से 15% निकाल दो, सेलिंग प्राइस कितना होगा 85%। तो पहले प्लॉट को बेचा 85% पे, तो 85% की वैल्यू 18,700 है, और अब हम 15% प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, तो 115% की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 25,300। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा था। अ बैग कंटेन्स ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग के अंदर, बैग है, बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर, ओ लिख रहा हूँ, ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, समझ लो कैंडी पड़ी है। अ गर्ल टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ठीक है, गर्ल ने, एक ने बैग में हाथ डाला, कैंडी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब बैग में अगर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ही है, ठीक है, और उसको बोला गया कि आपने कैंडी निकालनी है और वो ऑरेंज की, तो ऑरेंज की तो आएगी ना। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई चांस है नहीं ना कि मतलब कोई और चीज़ आ जाए। यहाँ पे तो आप बैग में हाथ डालोगे तो बैग में अगर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ही आएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। आपको ये बोला गया कि अ बैग कंटेन्स ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, बैग में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ही हैं, तो जब हम बैग में हाथ डालेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आना कन्फर्म है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है ना कि 1 ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी 1 रहेगी। ठीक है जी, चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। बैग कंटेन 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल। इन्होंने पता नहीं बहुत ही पेपर मतलब कि आसान ही बनाया था। 5 रेड हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए बनाया था भी जिन बच्चों को लगता है ना कि मैथ मुश्किल है, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैथ मुश्किल नहीं, आसान है। आप ये पेपर देकर देखो, आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही आसान है। 5 रेड हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं, एक बॉल मुझे निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए ग्रीन बॉल, कि बॉल जो है आपकी ग्रीन होनी चाहिए। देखो जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे जब अगर मैं एक ही बॉल, देखो वैसे तो हमें जब भी अगर आपको बॉल्स निकालने वाला क्वेश्चन आता है, कार्ड्स निकालने वाला क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। कम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब 3 4 5 अगर आपको बॉल्स या फिर कार्ड्स निकालने हो तब कम्बिनेशन लगाना होता है। लेकिन जब आपको एक ही बॉल निकालनी हो तो आपको कम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली लिख देते हो कि वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन बॉल, कि आप एक बॉल निकालो वो ग्रीन आए, तो ग्रीन जो है वो कितने में से आ सकती हैं, 4 में से। तो फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस मतलब आपका फेवरेबल केस जो है आपके पास कितने हो गए भी, 4। फेवरेबल केस 4 हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 9। तो आंसर हो जाएगा 4/9। एक बॉल निकालनी है और वही बॉल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन में से कितने में से आ सकती है, 4 में से, लेकिन टोटल कितने में से आनी है, 9 में से। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। क्लियर। चलिए 1/5 ऑफ अ नंबर इज 62, व्हाट विल बी 73% ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सिंपली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वो कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर हमें दे रखा है कितना है, 62 है। तो सबसे पहले हम नंबर फाइंड कर लेंगे 62 × 5। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, कोई शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 62 × 5 हमारे पास कितना आ गया, 310। 310 हमारे पास नंबर आ गया और हमसे पूछा गया व्हाट विल बी 73% ऑफ दिस नंबर। आराम से लिखते हैं आगे कि 310 है और उसका 73% हमसे पूछा गया है। 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई करोगे और नीचे हमारे पास 10 है,
तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 226.3 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था आपका। आपको बस ये बता रखा था 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, कितना देर का हमें 62, हमने नंबर निकाल लिया। 62 × 5 कितना होगा 310। उस 310 का हमने 73% निकाल लिया था, तो 226.3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही चल रहा है भाई, और कुछ चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखो ये वही तो है ना, मतलब कि अब ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। डिस्काउंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन करवाया जाता है ना, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब हर चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर ने जब बनाया था ना, तो उसने देखा हर चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है उठा के बस वही दे दो। ठीक है, कि बच्चा कुछ तो बना ही लेगा फिर, तो मतलब कि सारे बच्चे बना ही लेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, कि मतलब अगर आपको 10% और 20% अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसकी जगह पे एक सिंगल डिस्काउंट क्या बनेगा। ठीक है, तो हम इसको नेट इफेक्ट से निकाल सकते हैं कि 10 और 20 का नेट इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, रेशियो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, देखो बिल्कुल, पर कोई हमें ज़्यादा तिकड़म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें चल रही हैं, तो आसान ही रहने देते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट बताना कि 10% और 20% की जगह पे अगर एक सिंगल डिस्काउंट देना हो तो वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखो नेट इफेक्ट जो हमारा होता है, ये हमारा होता है कि जब भी किसी 2% का इफेक्ट किसी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर पड़ता है, तो आप उसकी जगह पे नेट इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर परसेंटेज हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, परसेंटेज डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे भी पहला डिस्काउंट -10 है, दूसरा डिस्काउंट -20 है, बीच में यहाँ प्लस का साइन, ये -10 × -20 डिवाइड बाय 100। तो -10 -20 कितना हो गया भाई, एक सेकेंड, -10 -20 हमारे पास कितना हो गया भाई, -30 हो गया। ये 2 0 हमने काट दी, ये हमारे पास प्लस का 2 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस का 28 का मतलब है कि 28% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट। तो 10 और 20 का मतलब आप ये मत समझना कि 30% डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इसका जब हमने नेट इफेक्ट निकाल कर देखा, तो इसका मतलब जो डिस्काउंट है हमारा कितना है, 28% डिस्काउंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ बच्चे इसको देखो ऐसे भी बना लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ 100 रुपये कोई चीज़ थी, ठीक है, समझना ज़रा, 100 रुपये कोई चीज़ थी, सक्सेसिव का मतलब समझाता हूँ भी होता क्या है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, पहले दिया गया डिस्काउंट 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10। ठीक है, तो आप इसमें से 10 कम कर दो, तो आपके पास बचा कितना, 90। अब अगला जो 20% होता है ना, अगला 20% 100 के ऊपर नहीं लगता, वो किसके ऊपर लगता है, 90 के ऊपर लगता है। तो 90 का 20%, 9 2 ज़ा 18, तो 18 रुपये आपको और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब वो चीज़ कितने की आएगी, 72 की। तो मैं ये कह सकता हूँ भी अगर 100 रुपये मेरा मार्क प्राइस था, पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद चीज़ कितने की बिक रही है, आपकी 72 रुपये की। तो 100 वाली चीज़ 72 की अगर जा रही है, तो 28 जो है ना, उसमें आपका कौन सा पार्ट है, डिस्काउंट का पार्ट है। ठीक है, सिंपली मैंने 100% लेके सॉल्व करके बताया भी सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, कि अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, पहले 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 10 रुपये डिस्काउंट, तो बचा कितना, 90। अब अगला जो 20% डिस्काउंट है ना, वो 90 के ऊपर ही मिलना है। तो 90 का अगर मैं 20% निकालूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। तो 18 रुपये डिस्काउंट और मिलना था, तो अब चीज़ कितने की होगी, 72 की। तो मतलब 100 वाली चीज़ 72 की जा रही है, तो 28 रुपये उसमें आपका क्या होगा, डिस्काउंट। डायरेक्टली 100 के ऊपर निकालना है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 28% का हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है एक। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज टू बी डिडक्टेड। हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क क्या होना, हमारा डिडक्ट होना है। अ बॉय अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर 50 क्वेश्चंस रॉन्गली। 50 क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिए, गलत कर दिए। हाउ मैनी मार्क्स डज ही स्कोर इफ़ टोटल क्वेश्चंस आर 150। देखो आप खुद पेपर देने गए, ठीक है, पेपर देने गए, उसमें 150 क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4। अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब टोटल 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 150। तो 150 में से आपने अगर 50 आपने गलत कर दिए हैं, तो करेक्ट आपने किए होंगे 100।
तो 100 इंटू 4, तो आपके जो सही वाले नंबर हो गए वो कितने हो गए? 400। ठीक है, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको बताया गया कि आपने सारे अटैम्प्ट किए हैं, तो 50 तो उसमें गलत हैं, तो 100 ठीक भी तो होंगे। तो जब ठीक होता है तो 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल कितने मिले? 400। अब जो गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट के भी नेगेटिव मार्किंग के तो नंबर कटते हैं ना, तो इनकरेक्ट आपके 50 हैं, उसके लिए एक एक नंबर कटना है, तो ये 50 नंबर कट भी जाएंगे। तो आपके जो एक्चुअल में नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 350। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान वे में करके उन्होंने आपसे पूछ लिया था। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 50 ही आपने गलत किए हैं, तो 100 आपने ठीक किए होंगे। तो जो 100 ठीक किए हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलने हैं, तो 100 इंटू 4 400 नंबर ये हो गए। जो इनकरेक्ट किए हैं आपने 50 क्वेश्चन, एक एक नंबर कटना है, तो 50 नंबर वो कट गए, तो बच्चे कितने? 350 आपका आंसर। हाँ जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। पहला फ्रैक्शन तो 7/6 लिखा हुआ, हो सकता है कि आप तो 6/7 भी हो, चलो पर 7/6 हम इसके हिसाब से ही बना लेते हैं। 7/6, 5/7, 3/7, 4/9। ठीक है, अगर ये 7/6 ही है, ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। आप लोग जानते हैं ये तो एक वैल्यू से बड़ी हो रही है ना, बाकी जो फ्रैक्शन है वो हमारे क्या है? 1 से छोटे हैं। ठीक है, हम अभी मे बी 6/7 हो सकता है, पर अगर यहाँ पे 7/6 लिखे, मैं 7/6 के अकॉर्डिंगली अभी आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 7/6 है तो इसका मतलब ये नंबर तो सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा नंबर पूछ लिया होता ना तो मैं इसको आंसर मार्क कर देता। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं इग्नोर, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। ऑलरेडी मैं वैसे आपको दूसरी वीडियोज़ में मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, कि जैसे अगर मुझे ये चेक करना हो, जैसे 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है। ठीक है, ये 3 नंबर अगर आपको दे रखे हैं और आपको चेक करना है इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई हुई है, आपने डिफरेंस चेक करना होता है। इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। हमें डिफरेंस को क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। हमें डिफरेंस को क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। ठीक है, हमें डिफरेंस को क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंस क्या है? सेम है। तो अगर हमारे पास डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे सेम है तो आप डायरेक्टली कहोगे जो नंबर आपका बड़ा है, जो नंबर हमारा सबसे बड़ा है तो वो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। जो नंबर सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो नंबर सबसे छोटा है वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी में मान लो मैं एक फ्रैक्शन और ऐड कर दूं, मैंने ऐड कर दिया 99/100। ठीक है, अब उसमें भी डिफरेंस कितने का है? 1 का ही है, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब हमारा अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो अब कौन सा हो जाएगा? 99/100, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चे के 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 99, तो 99% बनेंगे। ठीक है, 100 में से कितने आए? 99, तो 99%। अब अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे के 4 में से कितने आ रहे हैं? 3 नंबर आ रहे हैं, तो अगर पहले 4 में से 3 है तो अगले 4 में 3 होंगे, हर बार एक एक कम होता जाएगा। तो 3/4 का मतलब कितना होता है? 3/4 इंटू अगर मैं 100 करूँगा तो ये मेरे पास होता है 75%। तो यहाँ पे देखो ये नंबर कितना कम हो गया, गैप यहाँ पे भी 1 का ही है, गैप वहाँ पे भी 1 का ही है, लेकिन वो 100 में से 99 हो गए, एक ही का गैप था तो वो 99% बन रहे हैं। यहाँ भी 1 का ही गैप है, लेकिन 100 तक पहुँचते पहुँचते बहुत नंबर कम हो जाएंगे। तो 3/4 अगर मैं देखूँ तो वो सिर्फ कितना होता है? 75%। तो अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो लार्जेस्ट है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 नंबर है, 5/7, 3/7, 4/9। आपने देखा भी इसका डिफरेंस कितना है? 2 है, इसका डिफरेंस कितना है? 4 है, और इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है? 5 है। ठीक है, इसका डिफरेंस हमारे पास 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, और इसका डिफरेंस कितना है? 5 है। हमें क्या करना होता है? अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले आप डिफरेंस सेम बनाओगे। ठीक है, डिफरेंस सेम बनाने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2, 4, 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 20। सबको 20 बना लो। ठीक है, 20 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको मैं क्या करूँगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करो 50, और एक कितना? 70। 5 से मल्टीप्लाई करो 15, और एक कितना? 35। 4 से मल्टीप्लाई करो 16, और ये कितना हो गया? 36। अब देखो गैप,
20 का गैप, 20 का गैप, 20 का गैप, सब में डिफरेंस क्या हो गया? सेम। सब में डिफरेंस सेम है, तो जो आपका सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट है, जो आपका सबसे छोटा वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। हमें स्मॉलेस्ट बताना था, तो हमारा आंसर ये वाला है, तो 15 वाला हमारा आंसर। हाँ जी, सबको अब ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर दोबारा से कभी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग बना पाओ। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपने डिफरेंस क्या करना होता है? सेम करना होता है। अगर तो ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, देखो सब में डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट, जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट। डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम बना लेंगे। ठीक है, देखो वो 7/6 है, वो तो वैसे ही सबसे बड़ा नंबर था, उसको तो मैंने हटा ही दिया। ठीक है, 5/7 था, तो यहाँ पे गैप हो गया 2 का, 3/7 गैप 4 का, 4/9 गैप कितने का हो गया? 5 का। गैप को सेम बनाने के लिए मैंने इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 10 से, सब में गैप 20 हो गया। तो जो लार्जेस्ट आ रहा है ऊपर वो हमारा लार्जेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट आ रहा है वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। What will the compound interest of principal of ₹12,000 at the rate of 10% per annum for 3 years? ठीक है, तो चाहे रेशियो में लिख लो, 3 साल की रेशियो क्या होती है? 3, 3, 1, 12,000 का 10%, 1200 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3600 और 360 और 12, तो आपके पास हो जाएगा 3972। ठीक है, ओरली बना सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको जो 3 साल का जो ट्री वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उन सबको ओरली बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखो, जो बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं, जो स्टार्टिंग के वक्त कुछ बिगिनर्स होंगे। ठीक है, 12,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है, तो 12,000 रुपये के ऊपर 10% लगा जाएगा। तो सबसे पहले हमारी पहली लाइन आ जाती है, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है, 1200, 1200 और 1200। ठीक है, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब हमने लगाना है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कि पहले साल में आपको जो इंटरेस्ट मिला है 1200, उसके ऊपर आपको फर्दर 10% मिलेगा। तो 1200 के ऊपर 10%, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है, अब 120 के ऊपर फिर से आपको 10% मिलेगा, कितना? 12। तो ये जो सारा पार्ट होता है ये मेरा कंपाउंडर्स का पार्ट होता है, तो ये सारा मिलाकर हमारे पास कितना बन रहा है? 3972। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, 12,000 प्रिंसिपल, 10% रेट, 1200, 1200, 1200, 1200 का 10%, 120, 120, 120 और 120 का 10%, 12। तो हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर, हमारे पास कंपाउंड से पूछा है ना, हाँ, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड हमसे पूछा था 3 साल का, तो हमारा कितना हो गया? 3972। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 5, 7, 9, 8, 6 एंड 10। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब 2 + 5 + 7 + 9 + 8 + 6 + 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इधर हम टोटल कर लेते हैं। 10 हमारे पास ये हो गया, 8 और 10 ये हो गया, 20 हो गया, 20 और 9 29 और 6 35 और 5 40 और 7 47, 47/7। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे भी, 7 6 जा 42, 42 हो गया और 5 बच गया, तो 50 हो गया, 6.7। तो 6.7 जैसे तो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमें दे रखा था नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस मार्क कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भी, इस एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमने सभी का सम किया, कितना बना? 47 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, तो 6.7 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक और एवरेज का क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ एज ऑफ क्लास ऑफ 80 गर्ल्स वॉज 20 ईयर्स। 80 गर्ल्स की एवरेज 20 है, खुद से भी बना के देख लेना पहले। द एवरेज ऑफ 20 ऑफ देम कितना है? 22 ईयर्स है, एंड दैट ऑफ अनदर 20 कितना है? 24 ईयर्स है। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स। ठीक है, रिमेनिंग गर्ल्स का हमें बताना है। अब देखो पीछे से ये कुछ आपको बना के दिखाते हैं। जैसे एवरेज था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज
इज इक्वल टू हमारे लिए क्या होगा, सम। तो हमारे पास 80 गर्ल्स थी, उनकी एवरेज 20 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि इनमें से, इन 80 गर्ल्स में से जो 20 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज 22 है, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 440। एंड दैट ऑफ अनदर 20, और 20 गर्ल्स हो रहे हैं जिनकी एवरेज कितनी है 24 है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 480, ठीक है। आपको क्या बता रखा था अभी, टोटल 80 गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज 20 है, तो हमारा सम कितना हो गया 1600। इनमें से कोई 20 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज 22 है, तो ये 40 हो गया, और कुछ 20 गर्ल हैं उनकी एवरेज 24 है, तो कितना हो गया 480 हो गया। व्हाट विल द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, रिमेनिंग गर्ल्स अब हमारे पास कितनी रह गई हैं, देखो 80 में से ये 40 गर्ल निकाल दो, ठीक है। तो 1600 में से ये हम माइनस कर देते हैं भाई, ये हमारे पास टोटल 0, ये हमारे पास कितना हो गया 920, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इन दोनों का प्लस किया है कि ये जो 40 गर्ल्स हैं, ठीक है, इन दोनों का प्लस, थैंक यू, पहले आ गया। देखो ये जो हमारे पास 40 गर्ल हैं, 40 गर्ल्स हमारे पास जो हैं, इन 40 गर्ल्स का टोटल हमारे पास आ चुका है, कितना है भाई 920 है। तो बाकी बची हुई 40 गर्ल्स की मुझे एवरेज निकालनी है, तो 1600 में से आप ये 920 माइनस कर दो, 1600 में से 920 निकाल देंगे तो 680 बच गया, तो सम बचा 680 और गर्ल्स हैं 40, तो हमारे पास जो एवरेज बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी 17, ठीक है। समझ आया, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। टोटल 80 गर्ल्स हैं, एवरेज 20 है, तो सम कितना हो गया 1600। इसमें से कोई 20 गर्ल्स होंगी, एवरेज 22 है, टोटल कितना हो गया 440, और कोई 20 गर्ल्स हैं, एवरेज 24 होगी, टोटल कितना हो गया 480। तो अगर मैं इन 40 गर्ल्स का मैं टोटल कर लूँ तो वो हो गया 920। तो टोटल 80 में से 40 गर्ल निकालोगे तो 40 ही गर्ल बचेंगे, और 1600 में से 920 निकाले तो बचा कितना 680। तो सम ऑफ ऑल ऑफ द रेशियो डिवाइड बाय नंबर ऑफ द रेशियो, तो एवरेज हमारे पास कितनी आ गई 70, ठीक है। तो ये हमारे हाई कोर्ट के पेपर के क्वेश्चन थे जो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए थे, ठीक है। तो मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कि इजी लेवल का मतलब कि पेपर था। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, होपफुली सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए कोई भी बच्चा स्पेशल बैच अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, पटवारी के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो अब आपको मिलते हैं कोई ना कोई और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, किसी न किसी नया टॉपिक हम देखते हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम देखेंगे जिसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हो, या फिर अगर आपके मन में कुछ हो कि आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हो, अलग से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या फिर कोई एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू।